Hello Nitin sir. This book, Mastering the Data Paradox, the key to winning in the AI age. पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि a lot of people know about AI, न्यूज़ में आ रहा है बहुत, everyone knows कि AI, but AI उन्हें पता नहीं है. तो what exactly is AI and data का उसमें क्या correlation है उससे? AI वर्ड ही है अगर उसको हम करें artificial intelligence, yeah, and so it has two words, artificial and intelligence. So first let's start with intelligence. So now human beings have some innate capabilities. और उसमें एक जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है विच इज़ सेल्फ लर्निंग, कि हम कोई भी सिचुएशन होती है वो सिचुएशन चेंज होती है तो उसको हम असेस कर लेते हैं, उसको हम अडेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो अभी तक जो भी टेक्नोलॉजी था, सिस्टम्स थे, उसका कोई लॉजिक होता था. एक ह्यूमन बींग्स उसका लॉजिक बनाते थे, वो उसमें डेटा फीड करते थे और उस एक इनपुट था, लॉजिक था और उससे फिर एक आउटपुट आता था, बट वो डिफाइंड था. ठीक है, अब अब नाउ AI इज लाइक इंटेलिजेंस, कि जिसमें एक सेल्फ लर्निंग है, कि जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, डेटा चेंज होता है और वेरिएबल्स चेंज होते हैं, तो लॉजिक भी चेंज होता है. वो लॉजिक फिक्स नहीं है. ठीक है, सो देयरफॉर इट बिगिंस टू मिमिक इंटेलिजेंस, इट बिगिंस टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस. सो तभी इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला गया है. So this is a very dynamic capability which learns, which adapts, and therefore it begins to mimic human beings. Gen AI का बहुत आजकल नाम आता है. So उसमें डेटा का कैसे है, क्या AI can work without data और AI needs, और कितना डेटा चाहिए होता है कि AI establish? Because जो मैं आजकल देख रहा हूँ, because starting में बोल रहे थे कि ChatGPT is everything, and फिर अचानक से गूगल ने भी AI निकाला अपना, अब मेटा ने भी निकाला है. अभी मैं व्हाट्सएप में देख रहा हूँ कि दे सजेस्ट यू टू डू सर्च थ्रू AI एज वेल. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट एंड ये कंपनीज कैसे इसे बिल्डअप कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा? ऑफ कोर्स. तो पहले आपके सवाल में आपने डेटा का भी पूछा था, जो मैंने आंसर नहीं करा था. मैं AI के बारे में बात करता रह गया, तो उसको करेंगे. फिर Gen AI समझेंगे कि Gen AI क्या है और फिर कि Gen AI में डेटा का क्या है. देखो, पहला तो है कि AI जो है उसके लिए डेटा बहुत ही एक फंडामेंटल चीज़ है. तो जो AI है वो 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर है. ठीक है, तो पहला है एल्गोरिथम. एल्गोरिथम इज अ लॉजिक, इज अ मॉडल. ठीक है, अब है कि ये एल्गोरिथम यहाँ पे डायनामिक है. ठीक है, स्टैटिक नहीं है. दूसरा है कंप्यूट कैपेबिलिटी. ठीक है, कि जो एनवीडिया के शेयर इतने बढ़ रहे हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज एनवीडिया AI के लिए जो है कंप्यूट बनाता है, क्योंकि ये करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी चाहिए होती है, वो कंप्यूट है. तीसरा है डेटा. ठीक है, द अंडरलाइंग डेटा. तो इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से डेटा है. अगर डेटा नहीं है तो AI नहीं हो सकता है. ठीक है, AI और डेटा अलग अलग नहीं है. तभी AI को समझने के लिए, AI में विनिंग इन द AI एज, डेटा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने एक किताब भी लिखी है. ठीक है, इनफैक्ट मेरी कंपनी इंसीडो, और हम अधिकतर हमारा काम AI में है क्लाइंट्स के साथ इन द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड. तो हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग जो AI जो है हैज़ बिन लिमिटेड नॉट बाय कि कहाँ पे AI की ज़रूरत है, बट कि डेटा कहाँ पे अवेलेबल है. ओके. तो AI के लिए ट्रेडिशनली डेटा जो है वो एक बहुत ही नेसेसरी फैक्टर रहा है. और AI की ग्रोथ को लिमिट करने के लिए, जो भी कई बार लोग बोलते हैं कि AI की बात इतनी हो रही है बट उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, उसका एक मेन रीज़न डेटा है. तो ये तो जो पहला एक सवाल था उसका, एक बात की डेटा का क्या मतलब है. दूसरा कि अभी आप AI की बात करते हो तो Gen AI क्या है? इसका जेन है जनरेटिव AI. जनरेटिव AI, इसका क्या मतलब हुआ? अभी तक AI था कि कुछ एक डेटा सेट है, उसको यूज़ करके हमने एक कोई मॉडल बनाया, एल्गोरिथम बनाया. ठीक है, जो एक बार एल्गोरिथम बन गया तो उसको फिर और डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट करा. ठीक है, अब ये जनरेटिव AI क्या है कि 2-3 साल पहले इन्होंने पूरा इंटरनेट का एक कॉपी ले लिया. ठीक है, ओपन AI ने, जो ChatGPT है, और इतना डेटा, विशाल डेटा, पूरे दुनिया का डेटा जो इंटरनेट का के ऊपर था. This happened in 2021 if I'm not. हाँ, 2021 में. तो उन्होंने उसके ऊपर फिर बहुत बड़े न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स को रन करा और वो पूरे दुनिया का डेटा उन्होंने उसको एसिमुलेट कर लिया. Okay. And is this allowed कि आप पूरा डेटा कॉपी कर सकते हैं? क्या ये लीगली अलाउड है? तो उन्होंने पार्टनर करा उनके साथ. हाँ, तो
जब इंटरनेट पे डेटा वो तो ओपन डेटा है, ओपन डेटा है, ओके, वो तो ओपन डेटा है, वो तो कोई द मोमेंट इट इज ऑन इंटरनेट इट इज अवेलेबल। सो अब उस डेटा से दे आर एबल टू जनरेट आंसर्स, ठीक है। तो अब आप कोई भी सवाल पूछें जनरेटिव एआई को, जैसे चैट जीपीटी है जी, ये चैट जीपीटी है या जेमिनाई है या जो आपने ये व्हाट्सएप या फेसबुक की बात करी, वो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी तो जनरेटिव एआई है। चैट जीपीटी इज वन एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। अब उसका क्या है कि ऑलरेडी इतना डेटा वो अब्सॉर्ब कर चुके हैं, तो उनको बहुत ज्यादा नए डेटा की जरूरत नहीं है। ओके, सो इन अ सेंस जनरेटिव एआई जो है अब वो डेटा से डीलिंक हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, कि जो नॉर्मल एआई है उसके लिए डेटा चाहिए, अब इन्होंने तो पूरा जो है डेटा को ऑलरेडी अब्सॉर्ब कर लिया। अगर आप कभी एस्ट्रिक्स कॉमिक्स पढ़े आपने, जी जी बिल्कुल, तो उसमें एस्ट्रिक्स कॉमिक्स में जो एक तो एस्ट्रिक्स है उसको मैजिक पोशन पीना पड़ता है बार बार, ठीक है, और वो एक ऑब्लिस्क है। ऑब्लिस्क जो था उसने बचपन के टाइम पे ही वो तो पूरा उसमें वो उसने डुबकी लगा ली थी, तो उसको पीने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एस्ट्रिक्स जो है, तो एआई इज लाइक एस्ट्रिक्स, उसको डेटा की जरूरत है। और जनरेटिव एआई इज लाइक ऑब्लिस्क, कि जिसने पहले ही पूरा डेटा पी लिया है, तो उसको अब नए डेटा की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट उसका एक तीसरा पॉइंट भी है कि पहले लोगों को लगा कि सिर्फ ये चैट जीपीटी से जनरेटिव एआई से सब कुछ निकल आएगा, ठीक है, और वो एक गलत बात नहीं है, बिकॉज उसके पास सारा डेटा है, इट इज एबल टू गिव आंसर टू ऑलमोस्ट एनी क्वेश्चन, बट वो आंसर जो है वो एक 40 to 60% आता है। अब वो आंसर को आपको एक और 90% पे लेके जाना है, तो वहां पे जो ट्रेडिशनल एआई है जी उसकी जरूरत है। सो जैसे एस्ट्रिक्स कॉमिक्स में भी जब एस्ट्रिक्स और ऑब्लिक्स इकट्ठे काम करते हैं तो तभी वो जीतते हैं, वैसे ही रियल वर्ल्ड में भी जो एआई और जनरेटिव एआई है उसको आप मर्ज करो, ठीक है। जो हम थोड़ा सा अगर अंग्रेजी का मैं यूज करूं, कंटेक्चुअलाइज द जनरेटिव एआई और कंटेक्चुअलाइज द एलएलएम्स, तो तभी एक आपको रियल एआई की पावर रियलाइज करते हैं आप। सो डू वी, जैसे आपने उसका बताया, ऑफ कोर्स मैं जितना समझ पाया हूँ उसमें, मैं ये थोड़ा टेक्निकल तो आई होप नहीं हो गया। नो आई थिंक आप मेरे को रोक लें अगर आपको लगे कि टेक्निकल याद आ रहा है। नहीं, मैं आपसे फिर से क्वेश्चन उसी का पूछूंगा। एक चीज, क्या इससे कुछ चीजें भी पता चल गई हैं जो डेटा में नहीं थी? कैन इट वर्क एज एन आर्टिस्ट? फॉर एग्जाम्पल अभी हॉलीवुड में एक स्ट्राइक था स्क्रीन राइटर्स का कि उन्हें ये डर था कि कहीं ये उन्हें टोटली रिप्लेस ना कर दे। क्या ये कैपेबिलिटी कर सकता है? क्या ये क्रिएटिव काम भी कर सकता है जो ह्यूमन से नहीं किया? ऑफ कोर्स इट कैन प्ले म्यूजिक, आई एम श्योर, बट हाँ नहीं, बड़ा कैन इट बिल्ड न्यू म्यूजिक? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। सो आंसर इज यस, इट कैन। या सो आंसर इज यस। सो द फियर इज एक्चुअली करेक्ट। द फियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी हमने बात करी पहले कि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका पहला ही सवाल था कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है जी। तो एआई से एक बहुत बड़ी चीज हुई विच वाज लर्निंग, कि ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, इसको लर्न कर सकते हैं। अब जनरेटिव एआई से दो और बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं, बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं जो अभी तक कभी ह्यूमन सिविलाइजेशन में हुई नहीं है, जो हमें एज ह्यूमंस बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला है कि जनरेटिव, पहले अभी तक सिस्टम का क्या था कि आपने एक सिस्टम को एक लॉजिक बनाया, उसमें एक डेटा डाला, इनपुट उसका, इट नीड्स द डेटा, और उससे आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे कि भाई पूरा दुनिया का डेटा तो ऑलरेडी डाल चुके हो, इसका सोर्स भी डेटा ही है, बट इसमें आप डाल चुके हो। So because of that, it has a generative capability. वो poems लिख सकता है, गाने बना सकता है। It's almost like a human कि आपने कुछ सीखा। It is like a human being। वो जैसे as like a human being जो आप generate कुछ करते हो तो creative चीज है, वो जरूरी नहीं कि सही है। But you create something new जो आपने पहले नहीं किया। You create something new, so generative AI has that generative capability, which is now एक वो बिल्कुल human टेरिटरी थी। वो दूसरी जो बहुत ह्यूमन टेरिटरी थी कि कोई भी एक सिचुएशन होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसमें सबसे कठिन चीज क्या है? इट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इजंट इट? सो और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो एक बड़ी ह्यूमन कैपेबिलिटी है, इजंट इट? कि एक बारी प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया फिर तो कंप्यूटर ज्यादा अच्छा कर लेगा। अब ये जनरेटिव एआई से जो सबसे बड़ा एक जो मेरे को लगता है कि दे आर एबल टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स वेरी वेल। तो एक बारी प्रॉब्लम पूरा आंसर नहीं आया, वो 40 to 60% हुआ, बट उससे एटलीस्ट नैरो डाउन हो गया ना, आपको कुछ स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। अब कोई भी सवाल पूछो जनरेटिव एआई से, आंसर ये नहीं आएगा कि मेरे को नहीं पता, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। कुछ भी आप दुनिया में सवाल पूछ लो, इट्स लाइक अ वेरी गुड असिस्टेंट ऑन एनीथिंग। सो दैट इज आल्सो अ वेरी यूनिक ह्यूमन
ability, capability which generative AI is now able to do. So it raises many fundamental questions. It has very very big implications. कि भाई अगर ये सब कुछ अब ये AI Gen AI कर लेगा, तो what does it mean to be a human being? मेरा competitive advantage क्या रहेगा? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही होगा. ऑफ कोर्स आपने बुक में काफ़ी सारी चीज़ें की, तो आपको क्या लगता है कि हाउ कैन ह्यूमंस एक्चुअली मतलब इसका फ़ायदा भी उठा सकें, बट ऐसा भी ना हो कि ह्यूमंस की चीज़ें उससे कम हो जाए, जॉब्स कम हो जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स इवन आई यूज़ अ लॉट ऑफ AI. ऑफ कोर्स नॉट सो मच ChatGPT, बट एडिटिंग में इसका इस्तेमाल होता है. इवन इफ यू वांट, फॉर एग्जांपल इन दिस वीडियो, इफ यू वांट सबटाइटल्स, मैंने देखा है वो भी जनरेट कर देता है. बिल्कुल. तो कहाँ पर हम, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स रिड्यूसिंग ह्यूमन एफर्ट, बट ऑल्सो एफर्ट से जॉब भी कम होते हैं. तो इसका क्या सोल्यूशन है आपके नज़रिए से? देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी. और मेरे ख्याल से अभी इस पे इतनी सोच और इतनी रिसर्च नहीं हुई है. ओके. तो देखिए इसका एक मैं जवाब दूंगा शॉर्ट टर्म और मीडियम लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में AI से, जनरेटिव AI से जॉब लॉसेस होंगी नेचुरली, बट उससे जॉब्स क्रिएट भी होंगी. तो जैसे बहुत सारी जॉब्स जो है अब ये AI से क्रिएट हो रही हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड AI एथिक्स ऑफिसर, ह्यूमन AI टीमिंग मैनेजर, कि ह्यूमन और AI उसको इकट्ठा कैसे करें. अब जैसे मैं अपना बिजनेस देता हूँ, ठीक है, तो लाइक आवर रेवेन्यूज आर 200 मिलियन, ठीक है. तो मेरा अंदाजा है कि अगले 2-3 साल में लगभग AI विल लीड टू प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट लगभग 20% होगी. तो इसका मतलब है कि 30-40 मिलियन का मेरा बिजनेस कम होगा. वो कम होगा तो वो इट इज ह्यूमंस हु आर डूइंग दैट, ठीक है. बट उसके साथ साथ जो है आई थिंक आई विल बी एबल टू जनरेट न्यू बिजनेस बिकॉज ऑफ AI विच इज couple of 100 million. So for a company like me, mine, which is very focused on AI, जो we are building AI for our clients, तो actually business grow होगा, ठीक है. But companies who are more focused on let's say traditional work, जैसे कॉल सेंटर्स हैं या बेसिक टेक्नोलॉजी में लेगेसी मॉडर्नाइजेशन है, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. बट मोटा जो है अगले 3-4 साल में jobs will be lost because of productivity improvements. The numbers are large and new jobs will be created because companies are looking to create AI. Because ये AI ऐसा सिर्फ तो नहीं है ना कि जैसे हमने बात करी कि भाई सिर्फ जनरेटिव AI से तो 40-60% आंसर है. कोई भी बड़ी कंपनी 40-60% के ऊपर तो नहीं चल सकती है, इसलिए उनको उसके ऊपर बहुत और चीज़ें बनाने की ज़रूरत है. जो मैंने कंटेक्चुअलाइजेशन की बात करी कि जो जनरेटिव AI है उसके ऊपर एक ट्रेडिशनल AI बनाना है, उसको अलग अलग जो डोमेन्स हैं, बैंकिंग का अलग है, टेलीकॉम का अलग है, मार्केटिंग अलग चीज़ होती है, फाइनेंस अलग होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस अलग होता है, उन सब में उसको कस्टमाइज करना है. बहुत काम है, वो हमारी सी कंपनीज करेंगी, उसमें और जॉब जनरेट होगी. तो ये अगले 3-4 साल में मेरे ख्याल से लगभग बराबर है. कुछ कंपनीज को लॉस होगा, कुछ कंपनीज को फायदा होगा, बट जॉब लॉसेस जरूर होंगे, ठीक है. बट अगर आप लॉन्गर टर्म व्यू लेंगे, आप 10 साल का व्यू लेंगे, तो फिर एक बहुत सोचने की बात है. बिकॉज ये टेक्नोलॉजी तो अभी स्टार्ट हुई है, अभी ये AI एज का ना स्टार्ट है. अभी ये मत सोचो कि ये तो अभी कहानी शुरू हुई है, ठीक है. बिकॉज अभी ये जनरेटिव AI जो है इसको हमें यूज करना नहीं आता अभी. मैं ये क्वेश्चन लास्ट में पूछना था, पर मुझे पूछना पड़ेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. जो यंग लोग हैं, ऑफ कोर्स दे विल बी टेरिफाइड कि दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी. नहीं भैया, टेरिफाइड नहीं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. बट हाँ, सॉरी, आप सवाल पूछे, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट पर मेरा वही क्वेश्चन है, बिकॉज यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, यू वर्क, योर कंपनी वर्क्स विद दिस. आपका क्या सजेशन होगा, व्हाट शुड, ऑफ कोर्स जो ग्रेजुएट्स हैं वो तो फिर भी पिक कर सकते हैं, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए, जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं, उन्हें डर है, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? AI is bad. AI will create jobs, AI will take away jobs. Like any new technology. Yeah. और बाकी टेक्नोलॉजी से थोड़ा याद आई है, थोड़ा ज़्यादा ऑफ कोर्स. जो आपने उसमें लिखा है इट्स अ टिपिंग पॉइंट. हाँ, तो ये यादा है. तो भाई, बट अब उसमें अगर आप रोते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है. यू कैन नॉट स्टॉप AI. जैसे एक होता है ना कि फ्लड होता है, सुनामी होता है जी, तो उसको आप रोक नहीं सकते हो. तो उसमें ना बार बार यार ये बहुत बुरा है, ये इससे उससे, तो वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू एक्सेप्ट AI is going to happen. Now once I accept that, then the thing is to how do I master it.
राइट। ठीक है, और एआई से क्या होने वाला है, ये सिर्फ ये जॉब की बात नहीं है। देखो एआई से हर इंडस्ट्री जो है उसमें काफ़ी चेंज आएगा। एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू कैसे चेंज आएगा। जब आप इन सब चीज़ों को मिलाते हैं, एआई, जनरेटिव एआई, डेटा, इन सबको मिलाते हैं, one fundamental thing that is happening, many things are happening, but one, I'll give you one example, is something called hyper personalization. Okay. कि जैसे आप Netflix पे जाते हैं, जो आपको दिखेगा और मेरे को दिखेगा शायद अलग है, It's totally different, हाँ। is based on your usage, your profile and everything. वो एक personalization है ना, और वो individual level पे है कि अगर आपका वाइफ है या कोई बच्चा है तो वो उसको भी जाएंगे। अब जैसे हमारे घर में मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे, हमारे 5 टैब्स हैं, 5 अलग हैं, बिल्कुल अलग है। पर्सनलाइजेशन, वो पर्सनलाइजेशन है। अभी तक क्या था कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में जैसे स्केल था, किसी भी चीज को स्केल करना है उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन होता था, isn't it? जैसे आपको याद होगा हेनरी फोर्ड ने बड़ा फेमसली बोला था कि यू कैन हैव एनी कलर कार एज लॉन्ग एज इट इज कलर ब्लैक। ठीक है, एक वो हमारा था। बट अब क्या है, अब क्या है, यू कैन हैव दिस हाइपर पर्सनलाइजेशन एट स्केल। ठीक है, ये कई इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी हो गया है। शॉपिंग में है, Amazon में है, isn't it? बिल्कुल। ठीक है, Amazon में भी does better personalization than Flipkart। ठीक है, तो ये Netflix में है। बट अब जो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये जो चीज है ये सारी इंडस्ट्रीज में होगी, ये हेल्थ केयर में होगी। हेल्थ केयर तो आज एजुकेशन में होगी, एजुकेशन तो आज बिल्कुल ही पुश है ना। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कि एजुकेशन 1-to-1 सेगमेंट ऑफ 1 होना स्टार्ट हो गया। सो ये हर इंडस्ट्री जो है, जो चीजें हमने एंटरटेनमेंट में, ई कॉमर्स में हम वी आर टेकिंग एज गिवन, यहाँ पे तो एआई बहुत ऑलरेडी हो चुका है ना। अब नॉट जस्ट इमेजिन कि ये हर इंडस्ट्री में ये होगा। हर इंडस्ट्री एक डिसरप्ट होगी, उसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करनी पड़ेंगी। भैया वो भारतवर्ष में हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। नाउ व्हाट स्टॉप्स देम? अब देखिए इजराइल जो है एक छोटा सा देश है, इजराइल जो है पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी में नंबर 1 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ successful products in cyber security have come from Israel. They have not come from Bay Area in the US. भाई हमारे देश से क्यों नहीं हो सकता है? Exactly. So that is the big opportunity कि actually AI हमारे लिए, तो अब हमारे जो बच्चे हैं, हमारे देश में टेक्नोलॉजी काफी जो है, there is a very big tech industry, जो इतनी देर से हम सर्विसेज कर रहे थे उससे एक टेक इंडस्ट्री बन गया है। हमारे पास ये पूरा आधार स्टैक है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज है, उस पर ऑलरेडी बहुत डेटा है, उससे जैसे डिजिटल पेमेंट्स आधार से इनेबल हुई है। आधार को यूज करके हम और बहुत सारी एआई सर्विसेज इनेबल कर सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं आज के, वो ऑलरेडी लाइक जैसे यूट्यूब है, द बिगेस्ट जो उसका यूजेज ग्रुप वो इंडिया से है। जी बिल्कुल। सो मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई एआई से हर इंडस्ट्री डिसरप्ट होगी, उससे बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अरे भाई वो हम हिंदुस्तान से वो क्यों नहीं सॉल्व करते? तो वो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार ये कोई मेरी कोडिंग की जॉब है, मेरी कॉल सेंटर की जॉब है, वो चली जाएगी, मारो गोली यार। आप बड़ी चीज सोचो ना। आप सोचो कि आप ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, आप प्रोडक्ट्स बनाओगे, और वो प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, जैसे इजराइल ने दुनिया के लिए प्रोडक्ट बनाए, हम क्यों नहीं बना सकते? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। जो आपका टाइटल है बुक का, उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है विच इज़ डेटा पैराडॉक्स। मैं इसके बारे में ज़रूर चाहूँगा कि डेटा पैराडॉक्स एग्जैक्टली क्या है। इसका एक मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा जो बड़ी फेमस है, उससे एकदम वो समझ आ जाएगा। वाटर एवरीवेयर येट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये शायद कभी स्कूल में भी ये अंग्रेजी में की पुस्तक में पढ़ा होगा आपने। तो वाटर एवरीवेयर येट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो डेटा के साथ जो समस्या क्या है कि एक तरफ जो है ना, एक वो बाढ़ है, डेटा डिल्यूज, और वो इतना ज्यादा है कि उसको संभाला नहीं जा रहा है। और दूसरी तरफ जो उसका आउटपुट है, जो एक इनसाइट्स हैं, उनका एक अकाल है, इनसाइट्स ड्राउट है। तो बाढ़ और जो अकाल दोनों साथ साथ है। सो दिस इज द मेन पैराडॉक्स, दिस इज द मेन पैराडॉक्स। बट वैसे ही डेटा के साथ बड़े सारे पैराडॉक्सेस हैं। ठीक है, कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि जैसे एक है कि डेटा डेमोक्रेटाइजेशन, कि डेटा इतना है तो आप पहले उसको था कि ऐसे अब उसको कंट्रोल करके रखते थे, अब है कि डेटा को सबके साथ शेयर करो।
कंपनी में, बट जैसे आप शेयर करते हो तो वहाँ पे डेटा सिक्योरिटी इश्यूज और बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे कि आपको, जैसे आप नेटफ्लिक्स जाते हो तो अपना डेटा शेयर कर रहे हो ना आप, ऑफ कोर्स, बट उससे डेटा प्राइवेसी इशू भी होता है कि आपका डेटा कहीं गलत यूज़ हो सकता है, ठीक है। आप एक नेशनल लेवल पे जाओगे तो है कि भैया डेटा को आप, डेटा कोलैबोरेशन, जैसे कोविड के टाइम पे ड्रग बनी थी, इतना डेटा शेयर हुआ ग्लोबली, ठीक है। तो अब वो डेटा कोलैबोरेशन से आप बहुत सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट भाई डेटा कोलैबोरेशन के साथ साथ एक डेटा कंपटीशन भी है ना, दैट इज ट्रू, इट कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आई कैन कीप गोइंग, बट जैसे डेटा के साथ है ये बड़े सारे पैराडॉक्सेस हैं, डिल्यूज भी है, ड्राउट भी है, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन भी है, सिक्योरिटी का कंसर्न भी है, डेटा एंगेजमेंट है, प्राइवेसी भी है, डेटा कोलैबोरेशन भी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। ऐसे बड़े सारे सीमिंगली कॉन्ट्रोडिक्टरी पर्सपेक्टिव्स हैं, और तभी मेरे को लगा कि इस टॉपिक को जो है फ्रेम करने का शायद सबसे बढ़िया जो मूल जो उसका रूप है वो यही है, यू नो, डेटा पैराडॉक्स, मास्टरिंग द डेटा पैराडॉक्स। आपने जो इसमें एक आंसर में एक बात कही वो मैं उस पर बात करना चाहूँगा, बिकॉज अभी आई वॉज जस्ट रिसेंटली वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, दिस वॉज वियतनाम वॉर डॉक्यूमेंट्री, एंड उसमें मैंने देखा कि जो डिफेंस सेक्रेटरी थे रॉबर्ट मैकनमारा यूएस के, उन्होंने वियतनाम वॉर में, क्योंकि वो फंस चुके थे वो लोग, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि आई वॉन्ट डेटा फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स दैट वी आर फाइटिंग एंड व्हाई वी आर नॉट एबल टू विन, हम क्यों उनका दिल भी नहीं जीत पा रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। He wanted to work something out of it, but इतना सारा डेटा आया कि they were not able to do anything about that. You expect कि इससे फायदा होना चाहिए, यही पैराडॉक्स, पर फिर क्यों हमें फायदा नहीं होता उस चीज का? यही पैराडॉक्स एग्जैक्टली जो आपने, सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, यही पैराडॉक्स है। भाई डेटा की जरूरत थी, बट जैसे उनका डेटा बहुत बढ़ गया, डेटा से कुछ निकालना बहुत मुश्किल हो गया। इट्स लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेयरस्टैक, ठीक है। आज की डेट में वो समस्या मिलियन टाइम्स बढ़ चुकी है, कपल ऑफ मिलियन टाइम्स, ठीक है। और ये जितना डेटा बढ़ रहा है उतना, तभी हमने बात करी ना, वाटर वाटर एवरीवेयर येट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कि जैसे आप समुद्र में हैं, आपके आसपास सारा पानी है, बट वो पानी खारा है, वो खारे पानी को पी नहीं सकते हैं आप, ठीक है। डेटा की वही समस्या है। And what is the solution for it? अब इसको जो है डेटा का समाधान क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा डेटा को समझना पड़ेगा कि डेटा एक चीज नहीं है, ठीक है। डेटा 4-5 अलग अलग लेवल पे एग्जिस्ट करता है, तो एक तो, और जिससे आप बात करेंगे वो उसके हिसाब से वो डेटा का डेफिनेशन अलग है, ठीक है। तो आपने अगेन वो, जैसे हमने ये वाटर एवरीवेयर की बात करी, शायद आपने कभी वो कहानी सुनी होगी, 6 ब्लाइंड मैन विद द एलिफेंट इन द रूम, याद है आपको? जी बिल्कुल, कि वो भी केजी क्लास में, फर्स्ट क्लास में कभी पढ़ाते थे कि एक हाथी है, 6 अंधे लोग हैं और देख रहे हैं सब कि ये पूंछ देख लिया उसने, और उसको लगा यार यही है, ये तो सांप है, किसी को लगा यार ये तो पेड़ का वृक्ष का जो है ना वो है, ट्रंक है ये, किसी को कुछ लगा, ठीक है। तो डेटा के साथ ऐसे ही है, you're not able to look at the larger picture, you're not able to see the full picture. अब उसमें क्या है, एक पिक्चर है टेक्नोलॉजी की, आप किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी से बात करेंगे डेटा के बारे में, तो बात करेंगे अच्छा यार हमारा तो ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये AWS है, आपके अमेजोन का AWS है, Hadoop है, वो उसको, उनका फोकस है कि डेटा को इकट्ठा करा जाए, कि जितना डेटा आ रहा है उसको पहले एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं भाई, ठीक है। और उसके लिए मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, ठीक है। ये पूरा AWS का बिजनेस इसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर है फिर लॉजिक, किसी ने जो डेटा साइंटिस्ट है उसने एक मॉडल बनाया उसके ऊपर, ठीक है, कि यार ये डेटा आ रहा है, इसको मैं ऐसे एनालाइज करता हूँ, मैं इसको एक कस्टमर 360 व्यू बनाता हूँ, ठीक है। उसको टेक्नोलॉजी से लेना देना नहीं है, उसको ये लॉजिक बनाना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर है कि कोई बिजनेस वाला है, जैसे रॉबर्ट मैकनमारा है जी, उसको डेटा से शौक नहीं है, उसको तो पता करना है कि भाई व्हाई आर वी लूजिंग द वॉर, राइट। नो, चक्कर है कि ये जो तीनों लेवल हैं, एक्चुअल में तो और भी बीच में लेवल्स है, मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये बिजनेस, लॉजिक और टेक्नोलॉजी, ये डिसकनेक्टेड है एक दूसरे से, और तभी ये समस्या होती है। जो रॉबर्ट मैकनमारा ने चाहा उसके हिसाब से शायद जो डेटा इकट्ठा कर रहा था उसको बात पूरी, दैट इज दे वर गोइंग एंड कलेक्टिंग डेटा, राइट, ठीक है।
तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इट हैज टू बी टू मेक सेंस ऑफ बिग डेटा, यू हैव टू नैरो द डेटा। ठीक है, बट क्या इसमें बायस नहीं हो सकता इफ यू डिसाइड पहले से वी नीड टू? ऐसा नहीं कि आप आंसर पहले निकाल दिया, बट स्टिल समटाइम्स इट्स सेट के व्हेन यू हैव ऑलरेडी हैव इन माइंड, तो आप कई बार अपने आंसर को उसी में ढूंढने लगते हो। ये हो सकता है, ये आप सही, आपने बहुत एक पते की बात बोली है, ये हो सकता है। बट उसका ऑपोजिट ये कि आप कभी आंसर पे आओगे ही नहीं, तो वो उससे तभी वो दैट इज वेयर दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने जो एक सवाल पूछा उसको ब्रेक डाउन करोगे आप। व्हाई आर वी लूजिंग द वॉर? राइट, ओके, नो व्हेन यू से गेट डेटा फ्रॉम द विलेजेस ऑफ वियतनाम, उसका क्या मतलब है? आप क्या डेटा लाओगे आप? कि भाई पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक्स है, इनकम है, क्या क्या डेटा लाओगे? मेरे को बताओ क्या मतलब है उस चीज का? उसका कोई मतलब नहीं है ना, तभी तो समस्या हो रही है कि आपने इतना डेटा ले लिया, आप उसका करोगे क्या? भाई आपको कुछ तो करना पड़ेगा। व्हाई आर वी लूजिंग द वॉर? इज इट वी आर वी आर लूजिंग द वॉर विद द यंग पीपल, ओल्ड पीपल? What are some factors, which do we have some surveys which can tell us that? Are there some other, we may not have a direct surveys, you like Americans or not, but are there some other type of data which may give us some clue about this? Isn't it? आपको थोड़ा तो कुछ सोचना पड़ेगा ना जी। ठीक है, जैसे आप Amazon का एग्जांपल ले लें अपना, ठीक है, आपको कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च करनी है, तो आप ये तो नहीं है ना यार कि पूरा वो लेट मी गेट डेटा ऑफ ऑल ऑफ माय कस्टमर्स, वो तो आपके पास ऑलरेडी है। ऑफ कोर्स, उसको किसी तरीके से तो कुछ आपको ड्रिल डाउन करना पड़ेगा ना। राइट राइट राइट। सो टिपिकली बिजनेस में और शायद हमारी इंडिविजुअल लाइफ में भी एक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और डेटा के बीच में लिंक नहीं रहता। ठीक है, तो वो लिंक एस्टैब्लिश करना, और उसको मैं तभी वो किताब में काफ़ी मैंने बात करी है कि सो फार वी आर लुकिंग टू सॉल्व डेटा एज अ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम। अगर आप उसको एज अ टेक्नोलॉजी सॉल्व करते रहोगे तो आप कभी कामयाब नहीं होगे, बिकॉज डेटा जो है, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा डेटा उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। सो द ओनली वे यू कैन सॉल्व इट इज़ बाय सॉल्विंग इट लॉजिकली, कि आप उसको प्रॉब्लम को नैरो डाउन करें, उसको स्ट्रक्चर करें, उसको डिफाइन करें। ठीक है, बट वो भी एक क्रिटिकल चीज़ है, बिकॉज आपने जैसे बोला कि अगर आपने उसको पहली आंसर दे दिया तो बायस्ड आंसर है, क्योंकि उसमें कोई डेटा नहीं है। सो इट हैज़ टू बी बोथ। इस बुक में आपने एक और चीज़ मेंशन की है जो क्योंकि मैं सोचता था डेटा ही होता है, बट यू हैव रिटन क्वालिटी ऑफ डेटा। कैसे डिसाइड होता है कि डेटा का क्या क्वालिटी है? हाउ विल यू डिसाइड इट? बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा, और एआई के लिए स्पेशली। ठीक है, हमने एआई के पर्सपेक्टिव से काफ़ी लिखा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपने भी शायद अपने सवालों में कभी डेटा बायस की बात करी, एआई बायस की बात करी, तो वो इट इज़ अबाउट द डेटा क्वालिटी। डेटा क्वालिटी जो है आज, जो इफ़ वी आर इन द एआई एज एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डेटा, और अगर हम बात करें कि डेटा की समस्याएं क्या हैं, there are many challenges, but the two biggest challenges are data quality and data security. These are the biggest challenges. ठीक है, 100 सुनार की एक लोहार की, डेटा क्वालिटी, डेटा सिक्योरिटी। जो डेटा क्वालिटी अभी तक था उसके कुछ कई पैरामीटर्स थे, कि जैसे कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, राइट, टाइमलीनेस ऑफ डेटा, फॉर्मेट ठीक है आपका, ये ऐसे कई पैरामीटर्स थे। ठीक है, बट आज एआई एज में अब these are also not enough for data quality. One very important thing is context of data. कि there is, let's say there is data on customer information और customer profile. ठीक है, हम Amazon की ही बात करें। ठीक है, now the customer profile can be at so many different levels. ठीक है, now depending on what you want to use that data, you may need just Nitin Seth is 53 years old, is married, has 3 kids, stays in New Jersey, blah blah blah. That may be enough. And if that data is accurate, complete, then that is fine. But if you really want to target some service to me, you may need to know a lot more about me. ठीक है, so एक है कि granularity of data जो है might need to be lot more. ठीक है,
सो जो डेटा क्वालिटी है उसके कुछ एक तो बड़े फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं जैसे हमने पहले बात करी, बट आज की डेट में वो भी काफ़ी नहीं है. सो बेस्ड ऑन द यूज केस what you are going to use that data for, data may need to be at a lot more of a granular level or maybe not. अब एक सवाल हो सकता है कि अच्छा भाई फिर हर चीज़ ग्रैनुलर कर लेते हैं, isn't it? बट उसका ये दूसरा ये भी है ना कि जितना आप ग्रैनुलर करोगे उतना आपको डेटा ज़्यादा स्टोर करना पड़ेगा, उतना स्टोर करना पड़ेगा तो उतनी कॉस्ट भी उसका एक्सप्लोड होगा ना. तो ये बात भी नहीं है. तो ये सो देयरफॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट डेटा इज गोइंग टू गेट यूज्ड फॉर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी तक हम जब बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट बिग जायंट्स, Amazon, ऑफ कोर्स, नेटफ्लिक्स, गूगल, इनका बहुत बड़े डेटा सेंटर्स हैं. फेसबुक एज वेल, दे हैव बिग डेटा सेंटर्स इन US, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. काफ़ी बड़ा, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, दे हैव लाइक इन्वेस्टेड अ लॉट. इंडिया के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा. इंडिया में व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ डेटा एंड AI, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? स्पेशली मैं इसमें दो तरह से डिवाइड करूँगा, आप दो तरह से आंसर इसको दे सकते हैं, बस दो पार्ट में क्वेश्चन है. पहला, आई वांटेड टू नो अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, व्हाट आर द कंपनीज डूइंग. सेकंड इज अबाउट द गवर्नमेंट कितना इन्वॉल्व है अभी, उससे डेटा का कैसे यूज़ करना चाहिए, उसे AI का कैसे यूज़ करना चाहिए. देखिए मेरे हिसाब से अभी हम AI में पीछे हैं, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर. ओके. सो और मेरा एक किताब लिखने का उद्देश्य और सारा बात करने का है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमें सिर्फ बातों में नहीं फंसे रहना चाहिए. अभी जो मेरी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि सरकार के लेवल पे दे आर स्टिल ग्रैपलिंग अ लॉट विद टॉपिक्स अराउंड डेटा गवर्नेंस, कि ये डेटा कौन कंट्रोल करता है, ये बाकी देशों के साथ, US के साथ हमारे किस तरह के एग्रीमेंट्स होने चाहिए. सो देयर आर लॉट ऑफ डेटा सिक्योरिटी का क्या है. लॉट ऑफ कंसर्न्स इन द गवर्नमेंट आर ऑल्सो अराउंड सोशल मीडिया, कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इतना एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इज सो हाई. अगर वहाँ पे कोई बायस इंट्रोड्यूस होता है, इंडिया के अगेंस्ट बायस इंट्रोड्यूस होता है, उसको कैसे डील करें, हाउ डू वी कंट्रोल इट. सो लॉट ऑफ द कॉन्वर्सेशंस एटलीस्ट आई हैव हैड एंड आई हैव सीन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बॉडीज इज अराउंड गवर्नेंस. तो स्टिल थोड़ा एप्रीहेंसिव हैं लोग अभी भी. एप्रीहेंसिव और वो एप्रीहेंशन गलत नहीं है, बट मेरा जो मानना है कि यार देखो ये तो हमें एज अपोज टू लाइक अ रिस्क और अ चैलेंज, वी शुड सी इट एज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. जो हमने से पहले बात करी कि भाई AI के चलते हर इंडस्ट्री डिस्टर्ब होगी और उसको इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो भाई वो अब हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ पे भारत सरकार को वो चीज़ को इनेबल करना चाहिए. और जैसे हमारा आधार स्टैक है, जिसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेड स्टार्ट है. सारा डेटा तो हमने काफ़ी कुछ देश का इकट्ठा कर ही लिया ना जी. सो बट अब उसके ऊपर हमें और AI सर्विसेज बनानी चाहिए विच कैन बी मेड अवेलेबल टू एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है. क्या मैं एक चीज़ आपको इसमें रोकना चाहूँगा कि क्योंकि आप US में भी, आप US से बेस्ड हैं, काम करते हैं, उधर किस तरह से, क्या गवर्नमेंट वहाँ भी नहीं कर रही? गवर्नमेंट बहुत पीछे है वहाँ पे भी, बट अभी वो गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है कि बहुत पीछे रह गए वो. बट US का डायनामिक्स अलग है, बिकॉज US में तो बिग टेक है भाई. जैसे आपने बोला, आपका जो सवाल भी था, ठीक है, कि वहाँ पे तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon यही लोग हैं, एप्पल. Plus, I think public and private partnership is much more than India, if I'm not wrong. नहीं, ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस गवर्नमेंट का नहीं है, ये बिग टेक अलग ही है ये. ठीक है, बट ये बहुत बड़े हैं और एंड दीज आर द वंस हु आर रियली. देखो दुनिया में AI कौन ड्राइव कर रहा है? बिग टेक ड्राइव कर रहा है, जो US में, या चाइनीज गवर्नमेंट ड्राइव कर रही है. ये दो लोग हैं. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे वो बिग टेक नहीं है और वो चाइनीज गवर्नमेंट वाली बात भी नहीं है. तो हमें थोड़ा अलग मॉडल बनाना पड़ेगा. ठीक है, वी डोंट हैव बिग टेक. एंड यहाँ पे जो एक मेरे को बहुत बड़ा रिस्क लगता है इंडिया के लिए, कि आज जो है ये कंप्यूट की कॉस्ट बहुत हाई है. तो आज अगर एंटरप्रेन्योर्स करने जाए AI पे काम, तो उनके लिए बहुत महंगा है. अच्छा. हाँ, बिकॉज वो बहुत, जो कंप्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है. वेरी क्विकली यू कैन रन इनटू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, कि आप करोड़ों में बहुत जल्दी पहुंच जाओगे. तो हमारी सरकार को एटलीस्ट दैट्स वन थिंग दैट वी हैव टू इनेबल.
वी हैव टू इनेबल कि भाई ये लो कॉस्ट पे ये कंप्यूट हम एंटरप्रेन्योर्स को कैसे अवेलेबल कराएं। हमारे पास, जैसे मैं डेटा कितनी में बात करता हूँ, क्यों मैं बात करता हूँ कि जैसे हमारे पास डेटा है, यूएस के पास टेक्नोलॉजी है। देखो एआई इज टेक्नोलॉजी प्लस डेटा, राइट, इजंट इट? अरे भाई उनके पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास डेटा है। हम वो डेटा का कैसे उपयोग करें, पहले तो डेटा को इकट्ठा करें ना। जैसे हमारा पर्सनल डेटा हो तो काफ़ी कुछ हमने कर लिया, हेल्थ केयर डेटा है। अब ये डेटा और एआई का एक बहुत बड़ा यूज़ हेल्थ केयर में होगा। वो सारा डेटा तो भारतवर्ष में है, उसको इकट्ठा तो करें, वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अब जैसे जेनेटिक्स, जीन रिसर्च है, बहुत ही कॉन्टिन्यूइंग फील्ड है। ड्रग डिस्कवरी है, वो बहुत बड़ी फील्ड है। ऑलरेडी 30% ऑफ ड्रग्स जो डिस्कवरी है वो एआई ड्रिवन है। पता है आपको? मुझे नहीं पता था। 30%, जिसके लिए टेस्टिंग नहीं हो रही, सिंथेटिक डेटा पे हो रही है। वो बहुत बड़ा चेंज है वो। ये सारा डेटा तो भारतवर्ष से हो सकता है। बीमार लोग यहाँ पे, बीमारियाँ यहाँ पे। I mean, at least we should take these steps first. We should take these steps first कि हमें जो है, सरकार का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई वो एक जो है ना, गवर्नेंस भी इम्पोर्टेंट है। अरे भाई किसी चीज़ का पहले आपने गवर्नेंस में बांटना है, अरे पहले उस चीज़ को क्रिएट तो कर लो। हम गवर्नेंस पे लगे रह गए और हमने एआई को देश में इनेबल नहीं करा तो हम पीछे रह जाएंगे। इसी में एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट तो अपना एक अलग फंक्शन है उसका, बट क्या एजुकेशन सेक्टर में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या वो एआई को लेके आगे आ रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा जो यंग जनरेशन है वो इसे सीख पाए, इस टेक्नोलॉजी पे काम कर पाए? आर दे वर्किंग इनफ? आई थिंक इनफ, so there is always more that can be done, but अब जैसे एक जो अच्छी चीज़ हुई है भारत में कि एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर बहुत है। जी बिल्कुल। तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं। जैसे there is one new technology institute called Plaksha University where I am also very quite involved as a co-founder। तो मैं जैसे देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं वो एआई में। जी। या there are प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज हैं, एक अपग्रेड करके कंपनी जिसके साथ हम भी पार्टनर कर रहे हैं, तो वो एआई में बहुत उन्होंने फोकस दिया है, बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो मेरे को दिखता है कि काफ़ी एजुकेशन में काम हो रहा है जी। बट अगेन आई वुड से कि जितनी हमारी देश के लिए अपॉर्चुनिटी है, लोगों ने उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करा है। अभी भी हम बातें ज़्यादा कर रहे हैं, इतना हम काम नहीं कर रहे हैं। सरकार ये बस गवर्नेंस की बातें करती है। जो प्राइवेट सेक्टर है, शायद उनके लिए देयर आर सम कंपनीज विच आई सी विच आर रियली प्रोग्रेसिव, बट जितना यूएस में एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है एआई के ऊपर, उतना यहाँ नहीं हो रहा है। तो हमें एक नेशनल लेवल पे, वेदर इट इज़ द गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ द प्राइवेट सेक्टर, वेदर इट इज़ एंटरप्रेन्योर्स, वेदर इट इज़ स्टूडेंट्स, वेदर इट इज़ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमें एक मोमेंटम बिल्ड करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आपने सोशल मीडिया की इसके पहले बात की थी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ, काफ़ी बिकॉज इट कैन ड्राइव द थिंकिंग एज वेल। उसमें एक और चीज़ आपने लिखी है जो काफ़ी अलग है इस बुक में, जो एंड में आपने मेंशन किया है, विच इज़ अबाउट डिजिटल एंगेजमेंट वर्सेस मेंटल हेल्थ। उसके बारे में ज़रा बताइए, क्या उस पर इनफ फोकस हो रहा है, क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंसान क्या कर सकता है उस चीज़ पर, और ऑफ कोर्स इन लार्जर कैपेसिटी गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द बिग टेक जायंट्स? देखिए, एक दिस इज़ ऑल्सो अ पैराडॉक्स। हमने मास्टरिंग डेटा पैराडॉक्स की बात करी, तो डिजिटल एंगेजमेंट इज़ नेसेसरी, बट टू मच ऑफ इट विल लीड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर टाइम्स। और अब मैं यूएस और इंडिया दोनों में रहता हूँ। मैं मेरा बिजनेस यूएस में भी और काफ़ी हमारे लोग इंडिया में हैं, तो मैं हर 2 महीने यहाँ पे आता हूँ। तो यूएस में जितनी अवेयरनेस है इस टॉपिक की, मेरे को लगता है कि हमारे देश में बहुत कम है, बहुत कम है। तो पहला तो है कि जो अगर सरकार का रोल है या जो भी, और देखो बिग टेक नहीं करेंगे इसमें कुछ, बिग टेक ने तो क्रिएट करा ही है। They have vested interest in that. They have a vested interest in that. देखिए, अब बिग टेक का तो अब किसी भी फेसबुक का, या अगर आप अमेजोन भी जाएंगे, तो अगर आप अपने जो आपके कॉलीग्स हैं उनके KPIs होंगे, हाउ मच टाइम इज द कस्टमर स्टेइंग ऑन अमेजोन, इजंट इट? या फेसबुक, दैट्स हाउ दे मेजर, दैट्स देयर कस्टमर KPI। तो उसका क्या है, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू कीप ऑन इंक्रीजिंग द एंगेजमेंट। बट दिस इज लाइक एन एडिक्शन। जितना वो आप उसमें एंगेज होते हो, उतना आप उसमें घुस जाते हो, आपकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, आपका पर्सपेक्टिव कम हो जाता है।
there are a lot of negative factors, feelings that start to come. And that is the root of mental health. Maybe government has to take lead कि there is a lot more awareness that needs to be built. और अब एक funny चीज़ है कि हमारे we are the land of yoga and meditation. अब इस चीज़ को counteract करना जो है mental health के लिए, उसमें क्या है, physical activity है, ठीक है, उसमें meditation has a very big role to play in that. Definitely. Because अब क्या हो रहा है कि digital engagement is constantly is external stimuli. आपको अटैक हो रहा है आपकी सेंसेस पे 24/7, ठीक है, उससे नॉट विदाउट अ स्क्रीन कभी भी तो उससे आपका पर्सपेक्टिव खत्म हो जाता है. आप उठते हैं सबसे पहले स्क्रीन देखते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे व्हाट्सएप मैसेजेस देखेंगे, फिर अपना इंस्टाग्राम फेसबुक देखेंगे, isn't it? पहले तो अखबार देखते थे हम, इवन टॉयलेट्स में भी आप बिना वही लेके जाते हैं. तो अब ये उसका क्या तरीका है कि अब जैसे आप ध्यान में बैठते हैं, सो इंस्टेड ऑफ आउटसाइड योर फोकस इज गोइंग इनसाइड. फोकस इनसाइड जाता है तो आपको एक क्लैरिटी होती है, पर्सपेक्टिव होता है. ये तो हमारे देश से ही आया है ना. बट अब अमेरिका में आप देखेंगे तो सब हर जगह माइंडफुलनेस का इतना प्रचार है, इतनी क्लासेस है. हमारे यहाँ पे बच्चों को अब किसी को पता नहीं है. सो इस पे एक मास स्केल पे जो है अवेयरनेस बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है. आई डोंट थिंक ओनली गवर्नमेंट कैन डू इट. Only government can do it. I think maybe educational institutions have a role to play. Right. Families have a role to play. Families have a role to play. Yeah. Okay. One question I really want to ask, because हम big tech giants के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, Google, Facebook, Amazon, इन लोगों ने अपना AI पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. एक कंपनी जो है जिसके बारे में लोगों को कम पता है, बिकॉज हर कोई ChatGPT के बारे में बात करता है, पीपल मिस आउट कि किसने बनाया था इसे. OpenAI के बारे में आई रियली वांट टू नो समथिंग अबाउट कि कैसे इसका स्टार्ट हुआ, हाउ वाज कि ये पहले थे और बाकी लोग पीछे छूट गए इनसे, ये कैसे हुआ? देखिए, OpenAI जो है, सैम ऑल्टमैन इज द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी. ऐसा नहीं है कि OpenAI इज द ओनली वन और द फर्स्ट वन इन जनरेटिव AI. कि अगर आप गूगल से या Amazon से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि भैया इनके इनिशिएटिव्स बहुत पहले से चल रहे थे. शायद इन्होंने जो एडवांसमेंट करा जनरेटिव AI में वो OpenAI और उनका जो एक प्रोडक्ट है ChatGPT, उससे कम नहीं है, उससे शायद आगे है. बट जो द रीज़न OpenAI हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज ऑफ ChatGPT. एंड व्हाट हैज़ ChatGPT डन? समथिंग which was a very complicated technology problem, and where it was a lot of very data scientists and computer scientists were working on a problem. They were able to make the output accessible to the common man through a very simple front end. ठीक है, कि जैसे गूगल ने जो करा था ना भाई, सर्च की जो टेक्नोलॉजी है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. और गूगल का जीतने का रीज़न उनका जो टेक्नोलॉजी, जो पेज रैंक उनका एल्गोरिथम है, बहुत एक सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम है. और हिस्टोरिकली गूगल दुनिया के सबसे बढ़िया इंजीनियर्स को हायर करता था. बट उन्होंने एक सिंपल फ्रंट एंड बना दिया उसका, विच मेड इट वेरी इजी. तो इन्होंने OpenAI ने भी वही चीज़ करी. अब जैसे एप्पल का आईफोन है, तो ऐसा तो नहीं है कि आईफोन की जो टेक्नोलॉजी है वो एंड्रॉयड से बहुत बेहतर है. But they were able to put a very attractive interface. In today's world of technology, the win in the B2C world is not technology, but the win is the user experience. And that is what OpenAI did. तो suddenly जो AI और generative AI जो बहुत complicated सी चीज़ थी, वो भाई हर एक common man को available हो गई कि based on their इंटरफेस. They made it as simple as a Google. अब वो गूगल और Amazon से आप बात करोगे, वो बोलेंगे, वो रोते हैं. बिकॉज मैंने ये कई बारी मैंने बात करी, वो रोते हैं कि ये क्या, उनके हिसाब से टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी बेटर है. ठीक है, बट ये भाई साहब ने मेड इट अवेलेबल इन अ वेरी इजी फैशन टू द कॉमन मैन. एंड आई थिंक दैट्स द रूट ऑफ देयर सक्सेस. बट आई थिंक जब हम पैराडॉक्सेस की बात करते हैं और वैसे वो बात करते हैं कि ये कॉमन गुड के लिए कर रहे हैं, बट अगर आप देखो तो ही हैज़ बीन वेरी क्लेवर.
एक हमारे हिंदी में वर्ड होता है चंट, मेरे को तो बहुत चंट लगते हैं वो, कि पहले आपने सबके साथ कोलैबोरेट करा, आप कह रहे थे कि ये तो नॉन प्रॉफिट है, तो तभी सारा डेटा आपने इकट्ठे कर लिया, और फिर आपने एक चीज़ बना ली तो फिर आप प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट बन गए। तो बट आई थिंक दैट्स द वे द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी बिग टेक गोज, दैट ये कोई बिग टेक जो है इट इज़ यू नो कोई कॉमन गुड के लिए नहीं है। End of the day, there is a profit motive, which is what I see with OpenAI as well. They have a subscription now. Of course. But their success was driven not by necessarily technology, where many people were building it. Their success was driven by the ability to put together a very simple interface. But going forward, I think this technology is not limited to them. और जैसे search में जैसे Google has continue to dominate. मेरे को लगता है कि generative AI is such a big thing. It's such a big thing that it is not going to be a monopoly. It is going to be many players. Still up for grabs. Yeah, for sure. Thank you, Nitin sir, and congratulations for writing this wonderful and a very important book. Thanks again for inviting us and giving us your time. Thank you. Very nice to have this conversation with you. Thank you.